Rahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of biochemistry. आज हम बायोकेमिस्ट्री के लिपिड वाले चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला MCQ है वो है बाइल साल्ट के बारे में। इसमें यह बताया गया कि एक पेशेंट है जिसके ब्लड लेवल में यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है ब्लड के अंदर, और इसके साथ यहाँ पे लिवर के एंजाइम्स भी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कोई हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पर पेशेंट को दी गई ड्रग जिसका नाम है कोलिस्ट्रायमीन। कोलिस्ट्रायमीन ने क्या किया, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर दिया। अब कोलिस्ट्रायमीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, तो कोलेस्ट्रायमीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बाइल साल्ट का मेटाबॉलिज्म। बाइल बाइल होता क्या है? बाइल एक वाटर मिक्सचर होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट, फॉस्फेटाइडल कोलिन जिसको लेसिथिन भी बोलते हैं, दूसरा कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट। ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। ये कोलेस्ट्रॉल को और दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को और न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबलाइज करते हैं। ठीक हो गया, इनके प्रेसिपिटेट नहीं बनने देते। तो ये फंक्शन होता है बाइल साल्ट या कंजुगेटेड बाइल साल्ट और लेसिथिन का। अब यहाँ पे एक लिवर के अंदर एक सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन को बोलते हैं एंटीरो हेपैटिक सर्कुलेशन। एंटीरो का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली आइलियम। हेपैटिक का मतलब लिवर के दरमियान। इसमें होगा क्या, इसमें जो बाइल साल्ट होते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन और टोरिन ऐड किया होता है। टोरिन ये किसके मेटाबॉलिज्म से आता है? ये सिस्टीन के मेटाबॉलिज्म से आता है टोरिन। वो हम सिस्टीन में पढ़ लेंगे इसको। तो ग्लाइसिन और टोरिन को अगर हम ऐड करते हैं बाइल एसिड के अंदर, तो वहाँ पे बनते हैं हमें कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट, क्योंकि कॉन्जुगेशन से बने हैं और इनके पास ज़्यादा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनके पास ज़्यादा एम्फीपैथिक नेचर होती है, जिसकी वजह से ये बाइल साल्ट कंजुगेटेड बाइल साल्ट किसी भी नॉन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्युबलाइज कर सकती है, इनके प्रेसिपिटेट नहीं बने देते। अब जो बाइल साल्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कोलेस्ट्रॉल के एक्सक्रीशन का, मतलब हम कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन बाइल साल्ट के जरिए करा सकते हैं। कैसे? या तो कोलेस्ट्रॉल को हम कन्वर्ट कराते हैं बाइल एसिड के अंदर या बाइल साल्ट के अंदर। एसिड और साल्ट एक ही चीज़ है। अगर ऐसा एसिड जो आयोनाइज हो, इसके जो कार्बोक्सिल ग्रुप ओ नेगेटिव की फॉर्म में हो, तो उसको बोलते हैं साल्ट। अगर आयोनाइज स्टेट में नहीं है तो उसको बोलेंगे एसिड। तो हम कोलेस्ट्रॉल को बाइल साल्ट के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बाइल के अंदर सिक्रेट कर सकते हैं, और बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको सॉल्युबलाइज करने का काम यही बाइल साल्ट करेंगे। ठीक हो गया। जो सेकेंडरी बाइल साल्ट होते हैं उनके नाम है डिऑक्सीकोलेट जो बनता है कोलेट से, और लिथोकोलेट जो बनता है कीनो डिऑक्सीकोलेट से। जो कीनो डिऑक्सीकोलेट और डिऑक्सीकोलेट ये क्या है? जो प्राइमरी प्राइमरी है। और जो बनते हैं जो लिथोकोलेट और सॉरी जो कोलेट और कीनो डिऑक्सीकोलेट ये प्राइमरी होते हैं, जबकि लिथोकोलेट और डिऑक्सीकोलेट ये सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी क्यों कहा? क्योंकि ये बनते हैं जब बैक्टीरियल एक्शन होता है, जब बैक्टीरिया इनकी डीकॉन्जुगेशन करते हैं और डीहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। जब इनकी कॉन्जुगेशन और हाइड्रोक्सिलेशन होती है तब बनते हैं प्राइमरी। जब इनकी डीकॉन्जुगेशन या डीहाइड्रोक्सिलेशन होती है तब बनते हैं सेकेंडरी। मैं बता रहा था एंटीरोहेपैटिक सर्कुलेशन में। एंटीरोहेपैटिक सर्कुलेशन में यह होता है कि लीवर ने प्रोड्यूस किया बाइल, बाइल के अंदर थे बाइल साल्ट। वो बाइल साल्ट कहाँ पे चले गए? इंटेस्टाइन में, आइलिया में चले गए। जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट पंप होता है, उसको बोलते हैं बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप। क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप। और अगर ये बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप प्रोटीन है, इसके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस टाइप 1। सॉरी, टाइप 2। टाइप 2 इस वजह से होती है, टाइप 1 नहीं होती। अब बाइल साल्ट एक्सपोर्ट पंप से होते हुए बाइल साल्ट कहाँ चले गए? लीवर से इंटेस्टाइन में चले गए। अब ये जाएंगे टर्मिनल आइलियम में, वहाँ पे स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टर होगा, उसको बोलते हैं सोडियम बाइल साल्ट को ट्रांसपोर्टर, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाइल साल्ट को टर्मिनल आइलियम में रीअब्सॉर्ब करा देगा। और आपके जीआईटी का तमाम ब्लड जाता है लीवर के पास पोर्टल वेन के जरिए, पोर्टल वेन से वापस चला गया, लीवर ने प्रोड्यूस किया, इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई और वापस चले गए। ठीक हो गया। एब्जॉर्प्शन ही बोल सकते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो गए और वापस आ गए लीवर के पास। तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं एंटीरो हेपैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? एंटीरो हेपैटिक सर्कुलेशन। अगर होगा क्या, जो बाइल साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट नॉर्मली जो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, आपको मैंने बताया था, जो बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं तो इनके बनाने में एक ये अपने सेक्रेशन को, अपनी प्रोडक्शन को खुद ही कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर जो बाइल साल्ट होते हैं, एक पहला स्टेप होता है इनकी बायोसिंथेसिस का, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो जब बाइल साल्ट या बाइल एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो अपने ही रेट लिमिटिंग स्टेप को इनहिबिट कर देते हैं, अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हम किसी तरह बाइल एसिड को रीअब्सॉर्ब ना होने दें, बाइल एसिड को रीअब्सॉर्ब ना होने दें, तो वो बाइल साल्ट
या बाइल एसिड इनहिबिटरी फीडबैक के जरिए अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करेगा। जब अपनी प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करेगा तो उसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कराना है तो कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, बाइल एसिड के अंदर। और अगर बाइल एसिड में कन्वर्ट कराना है तो हमें बाइल एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को कम से कम करना पड़ेगा। और जो ड्रग बाइल एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है उस ड्रग का नाम है कोलेस्ट्राइमीन। तो आपको मैकेनिज्म बता दिए कोलेस्ट्राइमीन का मैकेनिज्म क्या होता है। ये ड्रग हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ जो डाइटरी फाइबर है वो भी बाइल साल्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसकी एक्सक्रीशन करा के रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो आपका ये होगा एंटीरो हिपैटिक रिजॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट, इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया, तो इसको ब्लॉक करने वाला काम ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नंबर 2, यू हैव प्लेस्ड अ पेशेंट ऑन अ प्रेवाकोल प्रेवास्टैटिन। अब स्टैटिन्स का मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन को हम देख लेते हैं, स्टैटिन्स वगैरह। तो कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन को हम 5 फेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कि स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन, इनके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा। स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन। दूसरा होगा स्टीरोल एक्सेलरेटेड एंजाइम डिग्रेडेशन। तीसरा स्टीरोल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। चौथा हार्मोनल रेगुलेशन के इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन डीफॉस्फोरिलेशन करके रिडक्टेज को एक्टिव करती है, एचएमजी को रिडक्टेज को, जबकि ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन फॉस्फोरिलेशन करके रिडक्टेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करके कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम से कम कर देती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैकेनिज्म वो है स्टैटिन्स का। स्टैटिन्स ड्रग्स में आती है अटोरवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्राइवास्टैटिन, रोसोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन। तो आपने इन सब के आखिर में आता है वर्ड स्टैटिन। स्टैटिन करती क्या है, स्टैटिन ये होती है कि स्ट्रक्चरल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है एचएमजी कोए रिडक्टेज का। ठीक हो गया, यानी एचएमजी कोए से क्या करती है, कॉम्पीट करती है और ये एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के जरिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये काम करती है स्टैटिन ड्रग्स। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, एचएमजी कोए रिडक्टेज। और मैंने कितने मैकेनिज्म बताए कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करने के, 5। दोबारा से बता देता हूँ। अब उल्टे तरीके से ड्रग्स की इनहिबिशन थी, स्टैटिन्स में आता था हार्मोनल रेगुलेशन, जिसके अंदर जो इंसुलिन था वो डीफॉस्फोरिलेशन करके रिडक्टेज की एक्टिवेशन करता था, जबकि ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन फॉस्फोरिलेशन करते हुए इनएक्टिव करते थे। पिस्टिरोल इंडिपेंडेंट फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन, जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी जिसको बोल सकते हैं, मतलब अगर फॉस्फोरिलेशन होती है, फॉस्फोरिलेशन कराने के लिए होता है एएमपीके, यानी एएमपीके का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, यानी ऐसा काइनेस जो किसकी वजह से एक्टिव हो, एएमपी की वजह से, उसको बोलते हैं एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। ये फॉस्फोरिलेशन करके रिडक्टेज को इनएक्टिव कर देगा, जबकि फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज ये डीफॉस्फोरिलेशन करके रिडक्टेज को एक्टिव करा के कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को स्टिमुलेट कराएगा। जबकि दूसरा मैंने बताया था स्टीरोल एक्सेलरेटेड एंजाइम डिग्रेडेशन, उसमें मैंने ये बताया था कि जो रिडक्टेज है, रिडक्टेज असल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटेग्रल प्रोटीन होती है। ठीक हो गया, और ये खुद सेंस करता होता है स्टीरोल के लेवल पर। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा है, मतलब बायोसिंथेसिस सही तरह से हो रही है, तो ये एंजाइम किससे बाइंड करता है, इंसिक के साथ, इंसुलिन इंड्यूस जीन प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसकी इंडक्शन इंसुलिन की वजह से हुई, इसको बोलते हैं इंसिक प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ इसने सेंस के कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ये बाइंड करके इंसिक के साथ, इंसिक ने इसको साइटोसोल के अंदर भेज दिया, क्योंकि पहले एससी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर थी, एससीआर के अंदर थी। जब ये साइटोसोल में जाएगी वहाँ पे यूबिक्यूटिन इस पे हमला करेगी, यूबिक्यूटिनेशन होगी, फिर इसकी प्रोटीसोम में डिग्रेडेशन होगी। लास्ट बताया था कि स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, वो बाइंड करते हैं किसके ऊपर, सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट। रेगुलेटरी एलिमेंट को बोलते हैं स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट, और जो ट्रांस एक्टिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको बोलते हैं स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2, SREBP2 होता है। ठीक हो गया, और ये SRBP2 एक और प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसको बोलते हैं स्काप। स्कैप का मतलब स्मूथ, SRBEBP क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो ये स्कैप असल में SCR को बाइंड करके रखती है, और जब स्टीरोल का लेवल हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बायोसिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाना होता है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कहाँ मूव करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी के पास। ठीक हो गया, और गोल्जी इससे क्लीवेज करा देता है, क्योंकि ये एक और प्रोटीन के साथ अटैच होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं इंसिक। क्या बोलते हैं, इंसिक। ठीक हो गया, तो ये मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, इसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम थर्ड एमसीक्यू को देख लेते हैं। A knockout mouse was created in which the ability to create conjugated bile salt was greatly impaired। ठीक हो गया कि conjugated bile salt प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टीटोरिया। स्टीटोरिया का मतलब होता है फैटी फीसिस, के अगर फैट सोलबल या फैट की एब्जॉर्प्शन ना हो तो फैट फीसिस के अंदर आना शुरू हो जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे स्टीटोरिया।